और ब्रेक के बाद खबर दिल्ली से है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार दे दिए गए। अवमानना केस में प्रशांत भूषण दोषी करार दिए गए। 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ट्वीट को लेकर दोषी करार दिए गए हैं प्रशांत भूषण। तो 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रशांत भूषण को अवमानना केस में दोषी करार दिया गया। तो ट्वीट को लेकर दोषी करार दिए गए प्रशांत भूषण। 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के नौगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ है। नौगाम में पुलिस दल पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर के नौगाम क्षेत्र के अंदर आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। आतंकी हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हुए। लगातार आतंकी हमले जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर से अगर देखें कश्मीर का जो साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर का इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा ये आतंकी घटनाएं हो रही हैं। और लगातार वहां पर जो मिलिटेंसी है, जो टेररिस्ट अटैक हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशंस भी कर रही है पुलिस टीम और लगातार आर्मी के जवान। फिलहाल कुल मिलाकर देखिए लगातार जिस तरीके से आतंकी संगठनों के जो कमांडर हैं उनको जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की और न्यूट्रलाइज किया गया, उसके बाद से लगातार आतंकियों में बौखलाहट है, आतंकी संगठनों में बौखलाहट है। और इसी का नतीजा है कि बार बार पुलिसकर्मियों पर, आर्मी के जवानों पर, उनके दस्ते पर हमले किए जा रहे हैं। तो देश में 24 लाख के पार हो चुके हैं कोरोना केस। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 24,61,191 है। देश में पिछले 24 घंटे में 64,553 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के एक्टिव मरीज 6,61,595 हैं। तो वहीं देश में अब तक 17,51,556 कोरोना मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक 48,040 मरीजों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,007 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं कोरोना को लेकर राहत भरी खबर हम आपको दे दें कि भारत के कोवैक्सीन के नतीजे पाए गए सुरक्षित और शुरुआती जांच में पहले चरण के अंदर कोवैक्सीन सुरक्षित है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि कोवैक्सीन को पहले चरण में सुरक्षित बताया गया है। सितंबर से शुरू होगा कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण और ये दूसरा चरण बेहद अहम है। अगर दूसरे चरण में भी ये सुरक्षित पाई जाएगी तो फिर एक बात बहुत हद तक साफ है कि इसको आगे WHO और तमाम विश्व स्तर पर रखने पर आसानी रहेगी। तो सितंबर से शुरू होगा कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, क्योंकि कोवैक्सीन पूरे वैक्सीन के प्रोटोकॉल के तहत आगे की टेस्ट की जा रही है। ऐसे में हर कदम, हर पेपर, हर फॉर्मेलिटी को पूरा करना जरूरी है, जिससे कि कोवैक्सीन की जो एक्सेप्टेंस हो, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इसकी एक्सेप्टेंस विश्वव्यापी हो, WHO और तमाम संस्थाएं इसको एक्सेप्ट करें। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका ह्यूमन ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल बेहतर तरीके से हो। अब क्योंकि ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और पहला चरण जो ह्यूमन ट्रायल का था, जो तमाम इन संस्थानों के अंदर हुआ, वो सक्सेसफुल बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। और अब दूसरा चरण सितंबर से शुरू होगा। सितंबर से कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण शुरू होगा और यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। तो भारत में कोवैक्सीन के जो नतीजे हैं वो पहले चरण में सुरक्षित पाए गए। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब कोवैक्सीन को लेकर एक राहत की खबर यह है कि पहला चरण जो ह्यूमन ट्रायल का था वो सक्सेसफुल है। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यही है कि एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरह से कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा था, जो है देश के सभी एम्स में इसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा था और जो कोवैक्सीन के अब तक नतीजे आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं और ये एक राहत की खबर है। सबसे बड़ी बात यह कि ये पहला चरण है जब कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। अब इसके बाद अपग्रेडेड ह्यूमन ट्रायल होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले ही चरण जो सबसे रिस्की होता है, वजह सिर्फ ये कि आपको तब बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं होती कि आखिर ह्यूमन पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी तक जो देखा गया है, खास करके जो सीवियर पेशेंट्स थे उन पर इसके प्रयोग किए गए और उसके बाद जो देखा गया उसके सकारात्मक परिणाम आए। तो ऐसे में कोवैक्सीन का जो पहला चरण है वो सकारात्मक रहा है। अब इसका अगला चरण जो है की शुरुआत होगी और अगर अपग्रेडेड इसमें भी नतीजे इसी तरह से उत्साहजनक आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो कोवैक्सीन एक ये बात मान के चलिए कि निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी की तरफ भारत कदम बढ़ाएगा जो है।
तो ये एक बड़ी बात है कि कम से कम कोवैक्सीन का पहला चरण सफलतापूर्वक हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ब्रजेश देखें, राहत की खबर यह भी है कि 70% से ऊपर रिकवरी रेट आ गया है और जो मोर्टेलिटी रेट है वो 2% से नीचे है। देखिए 1.81 के आसपास इस वक्त मृत्यु दर है। इस वक्त अगर डेथ रेट देखा जाए तो 1.81 के आसपास है और ओवरऑल अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 70% के आसपास कोरोना में हो गया है। तो हमारा रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, ये एक राहत की बात है। देखिए लेकिन इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी चीज ये है कि केसेस में भी इजाफा हुआ है। केसेस तो बढ़े हैं लेकिन केसेस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने टेस्ट अब पहले से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब पूरे देश में 4.5, 5 लाख, 6 लाख तक टेस्टिंग जा रही है और ऐसे में अब जो नतीजे आ रहे हैं, साथ जो केसेस आ रहे हैं, तो वो ज्यादा टेस्ट की बदौलत भी है। तो ऐसे में ये भी है कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, संक्रमण के मामले ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में राहत की खबर ये है कि हम लोगों ने रिकवरी रेट को 70% के आसपास कर लिया। हम शुरुआती दौर से बात कर रहे हैं कि कम से कम हमें रिकवरी रेट को 80 से 90% के आसपास लाना होगा। अगर 80 से 90% के आसपास रिकवरी रेट हमारा हो जाता है तो ये बात मानिए कि कोरोना संक्रमण से जो खतरा है वो कम से कमतर हो जाएगा जो है। और तो ये भी मान सकते हैं कि अगर एक राहत की बात 90% के आसपास रिकवरी रेट आ जाता है तो वैक्सीन अगर डिले भी होती है तब भी राहत की बात होगी। हम कोरोना से बहुत हद तक नियंत्रण पा चुके होंगे। निश्चित तौर पर देखिए अभी वैक्सीन बाजार में आते आते लोगों तक पहुंचते पहुंचते एक अभी उसमें खासा वक्त लगना है। ऐसे में उससे पहले हमें अपनी हेल्थ फैसिलिटी को अपग्रेड करना है, डेथ रेट को कम से कम तर ले जाना है, रिकवरी रेट को ज्यादा से ज्यादा ले जाना है। तो ये बड़ी चुनौतियां और अभी इस पर काम करना है। देखिए एक टीम अलग वो कोवैक्सीन को लेकर जो ट्रायल चल रहे हैं या फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों से अगर कोई वैक्सीन आती है तो वो अलग बात होगी, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेज होगा। लेकिन उससे पहले हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने जो है रिकवरी रेट को बेहतर बनाना होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब जयपुर से खबर है कि आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। दोपहर 1 बजे के बाद बहुमत साबित करेंगे सीएम गहलोत। फ्लोर टेस्ट होगा। विधानसभा सत्र से पहले सीएम गहलोत का भावुक बयान। उन्होंने कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने तो अपने होते हैं, हम खुद विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। विधायक दल की बैठक से पहले सीएम गहलोत और सचिन पायलट की एक मुलाकात हुई। कांग्रेस ने विधायक भंवरलाल और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन वापस लिया। इन 19 विधायकों के बिना बहुमत साबित कर देते हैं पर खुशी नहीं मिलती। ये सीएम गहलोत की तरफ से कहा गया कि जो 19 विधायक बागी हुए उनके बिना भी हम बहुमत साबित कर सकते थे, लेकिन वो बहुमत साबित करने पर हमें खुशी नहीं होती क्योंकि अपने पराये हो जाते। जो विधायक नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर करेंगे। कांग्रेस का एक परिवार एक है, सत्र में अपनी एकता दिखाएंगे, ये के वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया। तो कांग्रेस आज अपना फ्लोर टेस्ट, यानी कि सरकार अपना फ्लोर टेस्ट आज करेगी और बहुमत साबित करेगी। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फ्लोर टेस्ट के परिणामों और नतीजों को बताती हुई तस्वीर है, क्योंकि पायलट और गहलोत एक साथ विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, यानी कि दोनों के में एक साथ है तो फिर तो बहुमत है ही साथ। अब दिल्ली से खबर, जहां पर शिक्षा निदेशक और उच्च शिक्षा निदेशक ने संभाला पदभार। पूर्व शिक्षा निदेशक और उच्च शिक्षा निदेशकों की विदाई हुई। दिल्ली के नए शिक्षा निदेशक बने हैं उदित प्रकाश राय। उन्होंने पदभार संभाल लिया है। कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। शिक्षा का काम चुनौतीपूर्ण है और बेहद जरूरी है। मनीष सिसोदिया ने कहा, शिक्षा पर ध्यान नहीं देना देश की सबसे बड़ी गलती है। शिक्षा को मुख्य धारा में शामिल करना जरूरी है। डेटा समझने की उत्सुकता शिक्षा विभाग के सभी लोगों में हो, इससे अपना सिस्टम बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ई लर्निंग में दिल्ली अन्य राज्यों से बहुत आगे है। 98% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों ने कोरोना दौर में अन्य कार्यों में भी योगदान दिया है। चमचमाते स्कूलों को देखकर हमेशा विनय भूषण के योगदान की याद आएगी। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ पीड़ित लाखों पर गरीब परिवारों की सरकारी उपेक्षा और राहत अभाव आदि के कारण उनकी बदहाली के दृश्य स्थिति राष्ट्रीय चर्चाओं में है और नाराज लोग विधायकों को बंधक बना रहे हैं। फिर भी सरकार उदासीन और गैर जिम्मेदार बनी हुई है, जो अति दुखद अमानवीय है। मायावती ने इसके बाद एक और ट्वीट लिखा। उसमें लिखा कि विचित्र है कि बिहार में हर स्तर पर ऐसी सरकारी दुर्व्यवस्था और लोकहित की अनदेखी तब हो रही है जब यहां विधानसभा का आम चुनाव काफी नजदीक है। इससे जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तो क्या केंद्र और बिहार सरकार ने यहां विधानसभा चुनाव समय पर नहीं कराने का निश्चय कर लिया है।
तो वहीं बसपा ने राजस्थान के विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जारी किया व्हिप। राजस्थान बसपा के सभी 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी हुआ। बसपा विधायकों को राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करने के निर्देश हैं। तो राजस्थान बसपा के सभी 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी हुआ है। 6 विधायकों से ये व्हिप जारी कर कहा गया कि वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। यानी कि आज जब फ्लोर टेस्ट होगा तो 6 विधायक जो बसपा के हैं वो नेगेटिव वोट करेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी और वो कांग्रेस के साथ सदन में खड़े नजर नहीं आएंगे। तो वहीं यूपी में 18 अगस्त से शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। कई क्लासेस में कोर्स पूरा करने के लिए 31 जनवरी 2021 तक का समय तय है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में कराने की तैयारी है। मार्च और अप्रैल 2021 में आयोजित होंगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने जानकारी दी है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाएंगे फरवरी में और मार्च अप्रैल में लिखित परीक्षाएं होंगी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं। तो वहीं यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। सीतापुर के गैंगस्टर इजराइल और क्राइम ब्रांच के बीच मुठभेड़ हुई थी। मोहन लालगंज थाना क्षेत्र के अंदर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ। पकड़े गए बदमाश पर लूट समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। मुठभेड़ में इनामी बदमाश को घायल करने वाले पुलिस टीम को मिलेगा इनाम। पुलिस कमिश्नर ने 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। तो बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि लखनऊ के अंदर ये सीतापुर का गैंगस्टर बताया जाता है और इजराइल इसका नाम है। इसके और क्राइम ब्रांच के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद इसके पैर में गोली लगी और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि जानकारी है कि लगातार इसके आसपास के क्षेत्र में होने की जानकारी मिल रही थी। इनपुट्स के आधार पर जब इसकी घेराबंदी की गई तो ये घिरता हुआ देखकर क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद काउंटर फायर में इसके पैर पर गोली लगी और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी बदमाश इजराइल गिरफ्तार हुआ, जो कि सीतापुर का बदमाश है, नामी बदमाश है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या इनपुट से जिसके आधार पर इजराइल की गिरफ्तारी हुई, घेराबंदी की गई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इस बदमाश की तलाश कर रही थी और 25,000 का ये बदमाश इनामी था, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कल जब देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस को ये सूचना मिली तो लखनऊ में इसके होने की जब पुष्टि हुई, जिसके बाद लखनऊ पुलिस हरकत में आई और देर रात जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस कर रही थी, उस दौरान जो इस बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर झोंका। फायर झोंकने के बाद जब पुलिस से मुठभेड़ हुई तो पुलिस की गोली से ये बदमाश घायल हुआ है। घायल होने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। अगर हम गैंगस्टर के जो ये आरोपी इजराइल है, इसके बारे में बात करें तो क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार इसकी पड़ताल कर रही थी, जांच कर रही थी और लगातार इसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। लेकिन ये इनामी जो है लगातार तमाम एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपने घटनाओं को अंजाम दे रहा था। आज देर रात जब लखनऊ पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के बाद इसको जो है घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद जो है इसका कोविड टेस्ट भी कराया गया है। कोविड टेस्ट की जांच आने के बाद जो है इसको जेल भेजा जाएगा। अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो आइसोलेशन वार्ड में इसको भेजा जाएगा, जिसको अस्थायी जेल के रूप में लखनऊ में बनाया गया है। तो फिलहाल लखनऊ पुलिस के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी सफलता कही जा सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन भी लगातार जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पशु चोर गिरफ्तार हुए, 4 साथी फरार हो गए। फरार बदमाशों के लिए पुलिस ने जंगलों में कॉम्बिंग की है। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। बकरीद पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। थाना सिखेड़ा क्षेत्र के काटका पुल के पास ये मुठभेड़ हुई और ऑपरेशन क्लीन के तहत यहां पर गिरफ्तारी की गई। मुठभेड़ में पशु चोर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और फरार बदमाशों के लिए पुलिस ने जंगलों की कॉम्बिंग की है और जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तो बदमाशों के पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। बकरीद पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद से फरार थे और इनको लगातार पुलिस ट्रेस कर रही थी। फिलहाल जैसे ही इनके इनपुट्स लगे तुरंत ही घेराबंदी की गई और इनकी गिरफ्तारी हुई।
खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मौके से बदमाश का एक साथी फरार हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने हमला किया। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, पिस्टल, कार बरामद हुई है। थाना बीटा 2 क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई तो मौके से बदमाश का साथी फरार हुआ। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने हमला किया है। आपको बता दें कि दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज एटीएस गोल चक्कर के पास थानाध्यक्ष बीटा 2 और उनकी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी एक जस्ट गाड़ी सफ़ेद कलर की उधर से आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो गाड़ी बहुत तेज़ी से चलाते हुए लिंक रोड पे लेके आ गया। आगे वहाँ पर पेड़ पड़ा हुआ था जिससे गाड़ी रुक गई। गाड़ी से बदमाश निकल के पुलिस पार्टी पे फायर करने लगे। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिस पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनके पास से पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ है। एक अभियुक्त इसमें जो था जुबेर नाम है, जैसा इन लोगों ने बताया है, जुबेर नाम है, जो अंधेरे का लाभ उठा करके फरार हो गया है। उसके लिए पुलिस कॉम्बिन टीम भेजी गई है। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जो बदमाश फरार है उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक लग पाई है क्या? जी बिल्कुल, ये बीटा 2 पुलिस के द्वारा बीती रात एक पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बीटा 2 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जहाँ पर 2 बदमाश जो कि बीते दिनों नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जगह जगह पर अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर लूट की घटना को अंजाम देते थे, उनको पकड़ने में पुलिस को वो कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। दौरान ही बदमाश वहां से निकल करके जाते हैं। जिस समय पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, बदमाश तुरंत वहां से बच करके भागने का प्रयास करते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनका आगे जाकर के बदमाशों की जो कार थी वो एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसके बाद में वो बदमाश गाड़ी से निकल करके भागते हैं और भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग करते हैं। पुलिस टीम भी अपने बचाव में उन पर फायरिंग करती है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगती है, जबकि उनका एक साथी जो है वो साथी अंधेरे का फायदा उठा करके वहां से फरार होने में कामयाब रहता है। पुलिस टीम के द्वारा उस साथी को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। उस टीम की उस बदमाश को तलाशने के लिए एक अलग टीम बना करके लगा दी गई है, जो कि उसको तलाशने का प्रयास कर रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर सुदीक्षा भाटी के मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी बुलेट सवार पर इनाम की घोषणा की गई है। 10 अगस्त को सड़क हादसे में सुदीक्षा की मौत हुई थी और अब सुदीक्षा के जो आरोपी बताए जा रहे हैं, दरअसल जो बुलेट सवार बताए जा रहे हैं, जो छेड़खानी लगातार कर रहे थे और जिन्होंने सुदीक्षा जिस बाइक पर सवार थी उस बाइक के आगे जो बुलेट लगाई थी, दरअसल वो जो लड़के हैं उनके लिए यहां पर इनाम की घोषणा की गई है। तो सुदीक्षा भाटी के मामले में आरोपी बुलेट सवार पर इनाम की घोषणा की गई है। तो परिवार वालों की तरफ से कहा गया था कि सुदीक्षा भाटी एक बाइक पर थी, आ रही थी और उनके पास में ही एक बुलेट सवार लड़के थे जो छेड़खानी कर रहे थे और बाद में उन्होंने बुलेट आगे लगाई, जिसकी वजह से वो पूरा हादसा हुआ था। ये 10 अगस्त को औरंगाबाद थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में कुमारी सुदीक्षा की मौत हो गई थी। उस प्रकरण में जो जानकारी आई थी कि ये बुलेट सवार 2 लड़के थे, जिनके गाड़ी से टक्कर की वजह से जिन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लिया और इसके बाद पीछे से आके सुदीक्षा जिस बाइक पे थी वो टकराई और गिरने से उसकी मौत हुई। हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं, जनपद के समस्त बुलेट का डिटेल प्राप्त करके एक एक की एनालिसिस की जा रही है। इसके साथ ही लोगों में भी जागरूकता पैदा करने के इरादे से हमने ये घोषणा की है कि हम 20,000 रुपये का पुरस्कार उस व्यक्ति को देंगे जो इस संबंध में सही बुलेट चालक या उसके बारे में कोई हमको जानकारी देता है। और इसके साथ ही साथ अगर वो अपना नाम पता गोपनीय रखना चाहता है तो उसे भी गोपनीय रखा जाएगा। सर, फिलहाल जांच किस स्थिति में पहुंच गई? देखिए, हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी ये भी है कोई निर्दोष व्यक्ति न जाए। सही अभियुक्त को तलाश करके लोगों के सामने लाना और सही जो वास्तविक स्थिति है, जो भी घटनाक्रम रहा है, जिस रूप में रहा है, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना हमारा दायित्व है और इसके लिए हम पूरी तरह सजग और सतर्क हैं। तो वहीं गाजियाबाद में आग के लपटों का तांडव देखा गया। थाना विजयनगर क्षेत्र के अंदर डीएवी स्कूल में आग लगी और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो थाना विजयनगर क्षेत्र में डीएवी स्कूल के अंदर आग लगी थी। तो डीएवी स्कूल में भयंकर आग लगी थी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किस वजह से आग लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। डीएवी स्कूल के अंदर आग लगी थी, भयंकर आग की लपटों में घिर गया था वो और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
तो खबर प्रयागराज से महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य के लिए होगी पूजा अर्चना। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने महंत नृत्य गोपाल दास को बताया गुरु तुल्य और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने स्वास्थ्य लाभ की कामना की। खुद हनुमान जी से उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूंगा। शनिवार को बड़े हनुमान मंदिर में करेंगे सुंदरकांड का पाठ। सभी साधु संतों की इच्छा है कि उनके हाथों राम मंदिर का उद्घाटन हो, तो सभी साधु संत अपने अपने मठ में मंदिर में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा जरूर करेंगे। पहल देखिए, हमारे भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से कोई बड़ा न्यायालय नहीं है। जब उनका निर्णय हो गया है कि वहाँ मस्जिद थी ही नहीं, तो मस्जिद तोड़ने का आरोप इनको लगाया गया है। तो वहाँ मस्जिदें नहीं थी तो किस बात का आरोप तय होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वहाँ मंदिर है और मंदिर का निर्माण काम शुरू भी हो गया है, तो हमारा कहना है कि फिर किस बात का मुकदमा। तो मुकदमा सारे वापस लेना चाहिए और राज्य सरकार भी यही पहल करे, केंद्र सरकार भी पहल करे। और तो प्रयागराज से यह खबर है कि महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य के लिए अब तमाम मंदिरों के अंदर, मठों के अंदर अब पूजा अर्चना होगी और ईश्वर से प्रार्थना की जाएगी कि महंत नृत्य गोपाल दास जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। खबर अमेठी से है, जहां पर रिटायर्ड शिक्षक की पिटाई हुई। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीटा गया। इलाज के दौरान शिक्षक की मौत हो गई है। घात लगाए दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि केस दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। मुंशीगंज कोतवाली के पास की घटना है। तो लाठी डंडे से बुरी तरह से पीटा गया, इतनी बुरी तरह पीटा गया कि लहूलुहान हो गए। शिक्षक की मौत हो गई है। आपको लगा कि घात लगाकर दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो केस दर्ज कर फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन मुंशीगंज कोतवाली के पास की यह घटना, और इस घटना में शिक्षक को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि लहूलुहान होकर उनकी जान चली गई। तो रिटायर्ड शिक्षक की पिटाई की गई। अमेठी के अंदर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से उन्हें पीटा गया। इसके बाद संजय गांधी चिकित्सालय उन्हें लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। विद्याधर शुक्ला जी को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटा है और उनकी बहुत ही गंभीर हालत है। इस सूचना को प्राप्त होते ही सुबह इंस्पेक्टर मुंशीगंज मौके पर पहुंचे। विद्याधर शुक्ला जी को तत्काल अस्पताल रवाना किया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उनके पुत्र की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर बीईओ और डीई के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बीईओ और नरेंद्र कुमार और डीई शिक्षक पंकज यादव के बीच मारपीट हुई। मामले में बीईओ पहले ही दर्ज करा चुके हैं एफआईआर। 7 अगस्त को बीएसए ऑफिस में मीटिंग के दौरान हुई थी मारपीट। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हैं बेसिक शिक्षा विभाग। घटना के बाद अनुशासनहीनता का वीडियो भी सामने आया। घटना में बीएसए बुलंदशहर की नजर आती है बड़ी लापरवाही, और ऐसे में बीएसए के कक्ष का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर का बयान, मैंने जांच की है, व्यायाम शिक्षक ने किसी के साथ अभद्रता नहीं की। तो बीएससी की एक बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई और मारपीट का ये वीडियो है जिसमें मारपीट करते 2 शिक्षक जरूर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये मारपीट का वीडियो है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीएसए का कहना है किसी ने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, और अगर नहीं की तो फिर ये तस्वीर क्या है।